जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आपका अपने साथ के नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं इस नई क्लास में। और इसमें हम कवर करा रहे हैं बेटा आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को हम पढ़ रहे हैं बेटा। और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, भारत के अगर संवैधानिक विकास की बात करते हैं, तो अब तक हमने बहुत सारी क्लासों को कवर कर लिया गया है। और इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो 1861 का जो अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, यहां से शुरुआत करते हैं। और इसको हम कहां तक कवर करने वाले हैं? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आता है, वहां तक इसे हम कवर करने वाले हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो एक बार सारे लोग आ जाइएगा, सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, एक अच्छा सा दिल भरा प्यार भरा एक कमेंट नीचे डाल देंगे। सब लोगों को नमस्कार। बहुत सारे लोग आ चुके हैं। एसपी यादव हमारे बीच में आ चुके हैं, गुड इवनिंग। बिल्कुल, टिंकू भैया आ चुके हैं, अंकित आ चुके हैं, धर्मपाल भी आ चुके हैं, सचिन यादव आ चुके हैं, दीक्षा यादव हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबको राम राम, राधे कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एकदम सारे लोग स्वस्थ तरीके से मानसिक में अपना संतुलन बना करके और उठाएंगे कागज और कलम और लिखते हैं आज की सेशन के आगे बढ़ाते हैं माय डियर। अब सबसे पहले समझो सर, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर हम कल की क्लास का अगर थोड़ा रिव्यू देते हैं बेटा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था माय डियर, तो आप बता सकते हैं सर। कल हम जो अंतिम जो टॉपिक पढ़ा था वो 1858 का जो अधिनियम आया था माय डियर, जो एक्ट आया था, इसके बारे में पढ़ा था माय डियर। इस एक्ट के बारे में पढ़ लिया था माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी 1858 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में क्या विशेषता थी, इस अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी माय डियर, और क्या कंपनी के शासन को पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस समय ब्रिटिश सम्राट के शासन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी क्लासों को जानने के लिए आप इससे पहले की क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसे देख सकते हो, वहां पर सारी चीजें हैं। अच्छा सा एक नोट्स बना रहे होगे, और जिन बच्चों ने अभी तक की जो पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, वो यहां पर जाकर के और पीछे यानी प्ले लिस्ट में जाकर के और इससे पहले की क्लासों को सब लोग देख सकते हो, और अच्छा सा आप नोट्स बना सकते हो। आपका अच्छा सा नोट्स होगा जो आपके लिए जीवन साथी रहने वाला है, और एग्जाम तक, आपके सिलेक्शन तक वो आपके साथ भरपूर तरीके से साथ निभाने वाला है, मेडिया ध्यान रख लेना। तो आगे बात करते हैं बेटा। सबसे पहले यानी कल हम लोगों ने पढ़े थे 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम में आपने देखा था क्या कि जो कंपनी का शासन था माय डियर, कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया था। किसका? क्राउन का शासन शुरू हो गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्राउन का शासन, कंपनी के अंडर में जो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था माय डियर, अब वो बदल जाता है किसमें? अब वो कहलाता है क्या? आप बोलेंगे सर, अब वो बोलते हैं उसे हम बाय सराय। क्या बोलते हैं? बाय सराय। और ब्रिटिश में अगर पूछा जाए अब भारत में जो शासन चलेगा, भारत में जो शासन चलाया जाएगा, वो भारत से कौन ऑपरेट करेगा? तो बायसराय ऑपरेट करेगा। और इसको अगर लंदन से पूछा जाए, सर ब्रिटेन से कौन ऑपरेट करेगा, तो आप बता सकते हैं सर लंदन से इसे ऑपरेट करने के लिए एक गृह सरकार का गठन किया गया था, गृह शासन का गठन किया गया था। और गृह शासन क्या था? तो आप बोलेंगे इसमें बेटा अगर पूछा जाए तो इसमें एक राज्य सचिव था। कौन था बेटा? एक राज्य सचिव था माय डियर, एक राज्य सचिव था। और इसकी परिषद प्लस इसकी क्या थी बेटा? परिषद। और परिषद में कितने मेंबर? तो आप बोलेंगे 15 मेंबर थे माय डियर, ध्यान रख लेना। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे माय डियर। और ये लोग मिलकर के क्या करेंगे? ब्रिटेन से ऑपरेट करेंगे। और भारत में कौन ऑपरेट करेगा? भारत में ऑपरेट करेगा वायसराय। इन सारी चीजों को मैंने कल के क्लास में आपको पढ़ा दिया था। सारी चीजें जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, वो इससे पहले जाकर के आप लिस्ट में जाकर के कल की क्लास को देख सकता है हमारी, ध्यान रख लेना। सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप समझे भारत में अब जो शासन शुरू होता है वो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। और ब्रिटिश क्राउन का जब शासन शुरू हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि अब हम भारत पर अगर शासन करेंगे तो उसमें मुझे भारतीयों का भी सहयोग चाहिए, भारतीयों की भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 क्रांति में नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश को लगा कि अब भारत में अगर हम प्रॉपर तरीके से हम ही शासन करेंगे, तब तो ये हमारे लिए
लाभदायक रहने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे भारतीयों का भी सहयोग चाहिए और भारतीयों को भी हम अपना कहीं ना कहीं शामिल कर लेंगे तो उनको थोड़ा संतोष होगा। हाँ चलो हम भी शासन में सहयोग कर रहे हैं, विधि बनाने में हम भी क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है माय डियर, जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीयों को भी पहली बार कानून बनाने के लिए शामिल किया गया था माय डियर। और इसी समय केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ और उस विधान परिषद में किसे शामिल किया गया, आप बोलेंगे उस विधान परिषद में वायसराय, और वायसराय के बाद उसकी जो परिषद थी उसको शामिल कर लिया गया था और उसकी परिषद में कुल 5 मेंबर थे। कितने मेंबर थे बेटा, 5 मेंबर थे। जो बेटा ये दोनों लोग यानी वायसराय और उसके 5 मेंबर की जो परिषद थी उसे बोलते थे कार्यकारी संस्था। कार्यकारी संस्था या एक सरकारी संस्था थी और इसकी हेल्प के लिए अतिरिक्त मैंने सदस्यों के बारे में बताया था कि अब अतिरिक्त सदस्य भी आते हैं और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या यहां पर क्या होती है बेटा, क्या होती है, 6 से 12 की जाती है। कितनी की जाती है, 6 से 12 सदस्य होंगे और इसमें बेटा 3 सदस्य यानी आधे सदस्य भारत के होंगे और भारत के जो सदस्य होंगे माय डियर ध्यान रख लेना, वो विधि बनाने में सहायता करेंगे। क्या करेंगे बेटा, विधि बनाने में सहायता करेंगे और जिनका कार्यकाल 2 वर्ष हुआ। कितना होगा, 2। तो एक बार हम पूरा फीडबैक मैंने आपको बता दिया, अब समझो। यानी 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो सर 1861 भारत परिषद अधिनियम। चलो भाई 1861 भारत परिषद अधिनियम, सारे लोग हेडिंग डाल लो। ठीक है ना, 1861 भारत परिषद अधिनियम, एकदम सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे 1861 भारत परिषद अधिनियम। ध्यान रख लेना। देखो भाई इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट लिख लेना, ये पहला अधिनियम था, ये पहला अधिनियम था, अधिनियम था या अधिनियम है जिसमें सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया, नीति का अनुसरण किया गया, अनुसरण किया गया माय डियर। यानी सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया माय डियर। इसका मतलब क्या हो गया, यानी यहां पर क्या होता है, एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ, विधान परिषद। और इस केंद्रीय विधान परिषद की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन था, वायसराय। कौन था बेटा, वायसराय। कौन था बेटा, वायसराय। ध्यान रख लेना, कौन था बेटा, वायसराय था माय डियर, ध्यान रख लेना। और वायसराय की हेल्प के लिए 5 सदस्यीय परिषद थी, 5 सदस्यीय परिषद थी माय डियर। ठीक है ना, 5 सदस्य क्या थी, परिषद थी और ये कार्यकारी संस्था थी और एक ये कार्यकारिणी बेटा क्या थी, संस्था थी माय डियर। यानी कह सकते हैं कि एक कार्यकारी संस्था का मतलब होता है ये सरकारी संस्था थी, ये सब सरकारी इसमें सदस्य थे माय डियर, ध्यान रख लेना। इसमें जो सदस्य थे माय डियर वो कैसे, सब सरकारी सदस्य थे माय डियर, ध्यान रख लेना। इसमें कैसे सदस्य थे बता सकते हैं, फिर समझो। यानी केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ और इस विधान परिषद में वायसराय किसे शामिल किया गया। अब बोलेंगे सर भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था अब वो क्या कहने लगा, वायसराय कहलाने लगा और उसमें वायसराय रहेगा और वायसराय के साथ उसकी 5 सदस्यीय परिषद रहेगी। जी ये बेटा क्या है, एक कार्यकारी संस्था है, यानी इसमें ये सरकारी सदस्य हैं। कैसे हैं, सरकारी सदस्य हैं और ये सरकारी सदस्य हैं, यानी एक कार्यकारी संस्था है। पहली बात समझो। अब क्या होगा इसमें, यानी अब क्या होगा इस केंद्रीय विधान परिषद में, ध्यान रख लेना क्या होगा, 6 से 12 सदस्य। इसमें क्या हो गया,
6 से 12 सदस्य अतिरिक्त नियुक्त होंगे। अतिरिक्त क्या होंगे? नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त होंगे माय डियर। कैसे होंगे? अतिरिक्त नियुक्त किए जाएंगे माय डियर। सर 6 से 12 सदस्यों को अतिरिक्त नियुक्त किया जाएगा, सर क्यों? ये कौन होंगे? तो आप बोलेंगे इसमें, यानी इसमें लिखेंगे, इसमें इसमें आधे सदस्य भारतीय होंगे। इसमें आधे सदस्य कौन होंगे? तो आप बोलेंगे सर भारतीय होंगे, और ये विधि बनाने में सहायता करेंगे। क्या करेंगे? विधि बनाने में सहायता करेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण समझ लेना, ये गैर सरकारी सदस्य थे। और ये कैसे सदस्य थे माय डियर? गैर सरकारी ये सदस्य थे माय डियर, ध्यान रख लेना। आपको फिर समझ में आ गया होगा, क्या समझ लेना क्या था। यानी केंद्रीय विधान परिषद, और उस विधान परिषद में एक तो वायसराय के बाद उसकी एक परिषद, इन दोनों को यानी इस पूरी संस्था को मिलाकर कार्यकारी संस्था कहा गया। ये कैसे थे? सरकारी सदस्य थे। उसके बाद 6 से 12 सदस्य इस परिषद में और शामिल किए गए, और ये कैसे थे? अतिरिक्त नियुक्त किए गए। कैसे? अतिरिक्त, एक्स्ट्रा किए गए। और ये एक्स्ट्रा क्यों किए गए? क्योंकि इसमें कुछ आधे भारतीयों को शामिल किया गया, और ये आधे भारतीय इसलिए शामिल किए गए कि भारतीय विरोध ना करें। क्या ना करें? विरोध ना करें। अगर भारतीयों को शामिल ना किया जाता तो भारतीय विरोध करते, बोला यार तुम हम पर कानून, मेरे लिए कानून बनाओगे, बनाएगा कौन? तुम। और तुम बनाओगे, मेरे लोगों की समस्याएं क्या है, क्या आपको पता है? बोला नहीं पता। तो इसमें भारतीय क्या करते? विरोध करते। तो विरोध को रोकने के लिए माय डियर इसमें 3 यानी आधे व्यक्तियों को, मान लेते हैं 6 हुए थे, अधिकतम 12 हो सकते थे, तो इसमें 3 भारतीय शामिल होते हैं माय डियर। कितने? बोला कितने भारतीय शामिल होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 भारतीयों को शामिल किया गया। बहुत बढ़िया। कितने भारतीयों को शामिल किया गया? आप बोलेंगे सर 3 भारतीयों को शामिल किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। सर कौन कौन? आप बोलेंगे सर दिनकर राव। कौन कौन व्यक्ति हैं जो 3 शामिल किए गए? तो आप बोलेंगे सर दिनकर राव, नरेंद्र सिंह, और कौन है बेटा? नरेंद्र सिंह। और एक व्यक्ति तीसरे हैं ईश्वरी प्रसाद, ध्यान रख लेना, नारायण। तो इन 3 व्यक्तियों को यहां पर क्या कर लिया गया? यानी जब कोई कानून बनेगा तो ये 3 व्यक्ति भारत में अब इस अधिनियम के द्वारा क्या करेंगे? विधि बनाने में सहायता करेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। विधि बनाने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे माय डियर। सर नरेंद्र सिंह ये पटियाला के राजा थे माय डियर। कौन थे? पटियाला के राजा थे। ईश्वरी प्रसाद ये बनारस के राजा थे। कहां के थे? ये कहां से आए थे? बनारस से। ये कहां से आए थे? पटियाला से। तो आपको क्या समझ में आया? यानी 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, और इस परिषद अधिनियम में क्या था? अब बोलेंगे केंद्रीय विधान परिषद का गठन होता है, और उसमें वायसराय, और वायसराय के बाद उसकी जो परिषद थी, और उसके बाद 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को नामित किया गया। अब ये सदस्य क्या करेंगे? विधि बनाने में सहायता करेंगे। इसमें आधे सदस्य कैसे होंगे? भारतीय होंगे। और भारतीय कौन कौन व्यक्ति? 3 लोग थे, सर दिनकर राव, नरेंद्र सिंह और ईश्वरी प्रसाद नारायण। आपको इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया आ गई, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया। अब क्या होता माय डियर? यहां पर पावरफुल किसे किया गया? सर वायसराय को यहां पर पावरफुल किया गया। सबसे पावरफुल कौन है? तो वायसराय। और वायसराय को यहां पर और भी शक्तियां दी जाती हैं। कौन कौन सी और शक्तियां दी गई? बहुत बढ़िया, समझ लेना बेटा। कौन कौन सी और शक्तियां दी गई? तो आप बोलेंगे सर वायसराय को, यहां से अगला पॉइंट, वायसराय को अध्यादेश,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जारी करने की शक्ति दी गई, शक्ति मिली माय डियर। और ऑर्डिनेंस यानी पावर्स ऑफ ऑर्डिनेंस, पावर्स ऑफ ऑर्डिनेंस यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कि आज हमारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, और 213 के तहत प्रांतों के अंदर यानी राज्यों के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। तो उस समय पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिलती है, तो आप बोलेंगे सर 1861 का जो एक्ट आया था उसमें सबसे पहले वायसराय को अध्यादेश जारी करने की क्या मिली, शक्ति। सर अध्यादेश जारी यानी इसमें कोई अगर वायसराय ने कोई कानून बनाया तो वो कितने दिनों के लिए मान्य रहेगा, आप बोलेंगे सर 6 माह के लिए रहेगा माय डियर। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए रहेगा माय डियर, ध्यान रख लेना। कोई भी कानून अगर बनाएगा, अध्यादेश जारी करेगा तो उसमें कितने समय के लिए, आप बोलेंगे सर 6 माह के लिए माय डियर, ध्यान रख लेना। कितने माह के लिए, 6 माह के। आगे यानी वायसराय को क्या किया गया, पावरफुल किया। और क्या होता है माय डियर, अब वायसराय के बारे में और बताए। जो वायसराय है माय डियर, वायसराय, ठीक है ना, वायसराय को प्रांतीय शक्तियां भी मिली। क्या मिली बेटा, प्रांतीय शक्तियां मिली, प्रांतीय शक्तियां मिली। सर क्या क्या शक्तियां मिली माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी वायसराय को प्रांतीय शक्तियां मिलती हैं, और क्या क्या मिली, आप बोलेंगे सर अब वायसराय क्या कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, नए राज्यों का बेटा क्या कर सकता है, गठन कर सकता है, ध्यान रख लेना। और क्या कर सकता है, राज्यों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या कर सकता है, प्रांतों में, ध्यान रख लेना, यानी प्रांतों या राज्यों में, प्रांतों में, ध्यान रख लेना, प्रांतों में गवर्नर्स को नियुक्त कर सकता है, प्रशासकों को नियुक्त कर सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। प्रशासकों को नियुक्त कर सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना, नियुक्त कर सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी यहां पर वायसराय को प्रांतीय शक्तियां मिली, और प्रांतीय शक्ति यानी वो क्या कर सकता है, नए प्रांतों का गठन कर सकता है। पुराने जो प्रांत हैं, पुराने जो राज्य हैं, उनका नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल हमारा यही तो कहा गया है 2-3, ध्यान रख लेना। और प्रांतों में प्रशासक को भी नियुक्त कर सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये सब पावर्स किसे मिल रही है, आप बोलेंगे सर ये पावर सब दी जा रही है किसके पास, वायसराय के पास पहुंच रही है। यानी पावरफुल कौन हो रहा है, लगातार वायसराय को और पावरफुल किया जा रहा है माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे और क्या हुआ, प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति मिली माय डियर। क्या हुआ, प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति मिली, विधि बनाने की क्या मिली बेटा, शक्ति मिली, ठीक है ना। क्या मिली, यानी प्रांत जो है अब वो क्या बना सकता है, विधि यानी कानून बना सकता है माय डियर। लेकिन कानून बनाएगा तो वायसराय से स्वीकृत कराएगा, लेकिन स्वीकृत कौन करेगा, तो स्वीकृति वायसराय करेगा। स्वीकृति कौन करेगा, यानी जो आपने कोई विधि बनाई है तो उससे स्वीकृत कौन करेगा, यानी जब तक उस पर वायसराय का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो विधि मानी जाएगी नहीं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। और क्या हुआ, प्रांतों में, अगला पॉइंट फिर समझ लेना, प्रांतों में विधान परिषद का गठन हुआ, परिषदों का गठन हुआ, परिषदों का गठन हुआ माय डियर। क्या हुआ, गठन हुआ माय डियर, ठीक है ना। और उसके बाद 1862 में अगर बात करते हैं, बंगाल में क्या होगा, पहली बार क्या होता है बेटा, विधान परिषद का गठन हुआ, विधान परिषद गठित हुई,
कहां पर हुई? आप बोलेंगे सर 1862 में बंगाल में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया माय डियर। बताओ भाई क्या समझ में आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसी समय क्या हुआ था, वैदिक तौर पर ध्यान रख लेना, लीगल तौर पर अगर हम बात करते हैं तो विभागों का बंटवारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग ने बहुत सारे लोगों को विभाग बांट दिए थे। यानी आप विभाग, यानी आप कृषि मंत्रालय देखो, आप बेटा स्वास्थ्य मंत्रालय देखो, आप रक्षा मंत्रालय देखो, आप वित्त मंत्रालय देखो, आप फलाना मंत्रालय देखो, तो ये यानी विभागों का बंटवारा भी इसी समय वैदिक तौर पर यानी वैध तौर पर किया गया था, लीगल तौर पर किया गया था माय डियर। यानी विभागीकरण की शुरुआत की गई माय डियर, विभागीकरण की शुरुआत की गई माय डियर। क्या होती है, यानी विभागों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, विभागों को बांटा गया था माय डियर, अलग अलग विभागों को बांटा गया था। जैसे आपका किसी को गृह मंत्रालय बना दिया, मंत्रालय दे दिया माय डियर, आप गृह मंत्रालय से संबंधित कार्य करेंगे। किसी को बेटा रक्षा मंत्रालय दे दिया, रक्षा मंत्रालय दे दिया, आप रक्षा मंत्रालय का कार्य करेंगे। किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय, किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया, ठीक है ना, आप यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य करेंगे। यानी विभागों का क्या हुआ, बंटवारा, यानी विभागों को बांटने की परंपरा को शुरू कर दिया गया माय डियर। समझ में आ गया? तो इसके तहत क्या क्या कार्य हुए, तो आप बता सकते हैं इसके तहत जो कार्य हुए माय डियर, तो आप बता सकते हैं सर इसके तहत यानी 1861 का जो परिषद अधिनियम आया था, इसके बाद क्या हुआ, सर वायसराय, ठीक है ना, वायसराय, और वायसराय और उसकी जो परिषद है, ध्यान रख लेना परिषद, इस परिषद में बेटा 6 से 12 सदस्यों को अतिरिक्त तौर पर शामिल किया गया, अतिरिक्त शामिल किया गया, और इसमें से 3 भारतीय होंगे माय डियर। कितने होंगे, यानी आधे भारतीय होंगे, आधे, और 3 भारतीय नियुक्त किए गए। कौन? एक तो नरेंद्र सिंह, ध्यान रख लेना, दूसरे ईश्वरी प्रसाद नारायण, और तीसरे का नाम क्या था, आप बता सकते हैं, तीसरे सर दिनकर राव। कौन थे बेटा? दिनकर राव थे माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या हुआ, प्रांतों में अगर बात करते हैं तो प्रांतों के अंदर भी परिषदों का गठन हुआ। केंद्रीय विधान परिषद केंद्र में बनी और राज्यों के अंदर भी विधान परिषद का गठन किया गया, लेकिन उसमें प्रांतों को भी विधि बनाने की शक्ति मिली, लेकिन स्वीकृति किससे चाहिए, वायसराय से चाहिए, और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई माय डियर, ठीक है ना, और विभागीकरण की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये सारी बातें हमें कहां से सीखने को मिली, तो आप बोलेंगे सर ये सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं सर 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था वहां से देखने को मिलती है, वहां से देखने को मिलती है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। आगे अगले हेडिंग डालो, अगला जो एक्ट है आपका वो 1893 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम, बहुत बढ़िया, सारे लोग हेडिंग डाल लो, 1893 का भारत परिषद अधिनियम, जल्दी से डालो, बहुत बढ़िया से डाल लिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो, जब 1893 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, उस समय अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर गतिरोध बढ़ता गया, बहुत सारे छोटे छोटे दलों का उदय हुआ, और 1885 में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, यानी बहुत सारी अपनी डिमांड रखी, किसके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, और भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया। तो यहां पर क्या होता है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी और राज्यों की जो परिषदें थी उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई, और जब सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो उसमें आधे भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया। और अब आधे जो भारतीय व्यक्ति शामिल हुए उनमें बेटा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का गठन हुआ, यानी जो भी भारतीय नामित किए जाते थे, जो गैर सरकारी अतिरिक्त सदस्य थे, अब उनमें जिला बोर्ड के बाद या स्थानीय निकाय या नगर निगम या नगर पालिका, या फिर कह सकते हैं आपका वाणिज्य बोर्ड हो गया आपका नगर, और उसके बाद आ गया विश्वविद्यालय हो गया। ये क्या करते थे, ये लोग बताते थे कि इस व्यक्ति को इसमें शामिल कर दो, परिषद में शामिल कर लो।
तो इनके द्वारा ही, यानी कह सकते हैं इनडायरेक्ट तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, यानी यहां पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का क्या होता है, गठन होता है। माय डियर ध्यान रख लेना। और इसी एक्ट के द्वारा भारतीयों को बहस करने का, बजट पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन प्रश्न पूछेंगे हम तभी, यानी मंत्रियों से अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो 6 दिन पहले मुझे उनको सूचित करना पड़ेगा। लेकिन अब वो दें या ना दें, वो बाध्य नहीं है माय डियर। वो आपका आंसर दें या ना दें, वो बाध्य नहीं है माय डियर। ये सारी चीजों का यहां पर उल्लेख किया गया, ध्यान रख लेना। तो यहां पर क्या होता है, लिख लेना विधान परिषद। बहुत बढ़िया। क्या होता है, विधान परिषद, ठीक है ना, विधान परिषद। और विधान परिषद कहां पर, केंद्र के अंदर भी था माय डियर और राज्यों के अंदर भी था माय डियर, यानी प्रांतों के अंदर भी था माय डियर, ठीक है ना। विधान परिषद, ठीक है ना, केंद्र और राज्य में सीटों का या सीटों की बढ़ोतरी की गई, ठीक है ना। यानी यहां पर क्या होता है, सीटें बढ़ाई गई, प्रांतों के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी सीटें क्या होती हैं, बढ़ाई गई माय डियर। अब भारत के राज्यों की बात करते हैं तो हर एक राज्यों में अलग अलग सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सिर्फ केंद्र के अंदर बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। किसकी बात करते हैं, केंद्र। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ध्यान रख लेना, किसकी बात करते हैं, केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या थी माय डियर, वो 10 से 16 की गई। 10 से बेटा कितनी, 10 से 16 की गई माय डियर, ध्यान रख लेना। कितनी की गई बेटा, 10 से 16। यानी पहले सदस्य ये कितने आते थे, यानी 1861 का जो एक्ट आया था तो यहां पर अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी, आप बोलेंगे 6 से 10 के बीच में थी माय डियर। यानी न्यूनतम कितने होंगे, 6, अधिकतम कितने होंगे, 10। लेकिन यहां पर क्या बोला गया, यहां पर अब सदस्यों की संख्या न्यूनतम होगी 10, अधिकतम कितने होंगे, 16 होंगे माय डियर। कितने होंगे, 16 होंगे माय डियर, यानी 10 से 16 होंगे माय डियर। अब सुन लेना, इसमें अब जो भारतीय जाएंगे माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या जाएंगे। और यानी यहां पर क्या होता है माय डियर, अगला बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी पहली बार, लिख लेना, पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द यहां पर उल्लेखित नहीं है, यहां पर निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं इनडायरेक्ट तौर पर, यानी इनको नॉमिनेट किया गया था। किसके द्वारा मनोनीत किया गया था, यानी जो जिला बोर्ड होंगे उनके द्वारा, वाणिज्य बोर्ड होगा उसके द्वारा, उसके बाद आपके विश्वविद्यालयों के द्वारा, या फिर आपके या हम कह सकते हैं या तो बेटा नगर पालिकाओं के द्वारा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट तौर पर ये कहते थे, यानी ये सब बोर्ड वगैरह ये कहते थे कि इस व्यक्ति को क्या कर दो, उसमें शामिल कर लो। तो हम कह सकते हैं चुनाव भले ही नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तो बोला ही गया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन से परिषद में भारतीय शामिल हुए। कैसे हुए आप बोलेंगे सर, पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ठीक है ना। सर अप्रत्यक्ष अगर निर्वाचन की बात करते हैं तो ये कैसे, इसमें क्या होता था, जो जिला बोर्ड हो गया बेटा, जिला बोर्ड हो गया माय डियर, ठीक है ना, जिला बोर्ड हो गया, वाणिज्य बोर्ड हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद आपका हो गया विश्वविद्यालय हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और उसके बाद आपका नगर पालिका हो गया। तो ये सब मिलकर के ये क्या करते थे, यानी ये भारतीय व्यक्तियों को चुनते थे, भारतीय सदस्यों को क्या करते थे माय डियर, यही भारतीय सदस्यों को बेटा क्या करते थे, चुनते थे माय डियर, ध्यान रख लेना।
चुनते थे, और जो चुने हुए सदस्य हैं वही बेटा किसमें शामिल होते थे, परिषद में शामिल होते थे माय डियर। वही कहां पर, तो परिषद में शामिल किया, उन्हीं को गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आया, ध्यान रख लेना। आगे और क्या हुआ बेटा, यहीं पर एक चीज और हुई, ध्यान रख लेना, यानी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने, ठीक है ना, और ठीक है ना, बहस करने का अधिकार मिला, करने का क्या कर सकते हैं, अधिकार दिया गया था माय डियर। क्या मिला था, अधिकार दिया गया था, ध्यान रख लेना। तो यानी 1893 का जो एक्ट आया माय डियर, उस एक्ट के द्वारा क्या क्या कार्य हुए, तो आप बता सकते हैं सर उस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, यानी केंद्रीय जो विधान परिषद थी या राज्यों के अंदर जो परिषद थी, वहां पर सदस्यों की संख्या को इंक्रीज किया गया। किन सदस्यों की संख्या को इंक्रीज किया, तो गैर सरकारी सदस्य थे या फिर जो अतिरिक्त सदस्य थे उनको इंक्रीज किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या होगा, जो पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भारतीय व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीजें समझ में आ गई आपको? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। बताओ क्या आपको समझ में आ रही है, एक बार कमेंट में बताओ। बहुत बढ़िया, बताओ एकदम जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर प्यार मोहब्बत की उम्र में आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो, और जब मैं फिर क्या प्यार मोहब्बत में बुढ़ापे पे करूंगी या बुढ़ापे पे करूंगा? बेटा समझ लो, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले पूरे नहीं होते? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले पूरे नहीं होते? और आम तब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये सारा एकदम स्क्रीनशॉट लो बेटा, और आगे हम पढ़ते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बहुत बढ़िया देवेंद्र राव, बहुत बढ़िया। आगे मेरा बब्बर शेर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अविरल बहुत बढ़िया आपका। आरती राजपूत जी बहुत बढ़िया। टिंकू भैया कह रहे अरे गुरुजी मजा आ गया भाई, क्या बात है। मनु जी हमारे बीच में है, सचिन यादव हमारे बीच में है, देवेंद्र राव जी हमारे बीच में है, बहुत बढ़िया। सारे लोग मजेदार तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन आपकी गोदी में होगा, आपके हाथ में होगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में माउंटेन ड्यू, आपने सुना तो होगा ही ना, ठीक है ना? तो वैसे ही आप कर लो पॉलिटी मुट्ठी में, तो समझो सिलेक्शन आपके पास, डर के आगे जीत है, बोलो माउंटेन ड्यू है। मैं प्रचार थोड़ी कर रहा हूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है भाई। चलो एक बार बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान रख लेना भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना? भारत परिषद अधिनियम, बहुत बढ़िया। चलो एकदम सारे बच्चे एकदम आ जाइए, सारे बच्चे एकदम आ जाइए, ध्यान रख लेना। सर 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसका मेन उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश की तरफ से इसके कहा गया कि हम 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन अगर इसके परिणाम के स्वरूप अगर हम बात करते हैं, इसका जो परिणाम निकला, तो इसमें इसको लाने का जो मेन उद्देश्य था, हम हिंदू और मुसलमानों को क्या करेंगे, अलग करेंगे, उसमें फूट डालेंगे, ठीक है ना? और कांग्रेस की विचारधारा गरम और नरम दल था, उसमें भी हम क्या डाल देंगे, दोनों दलों में फूट डाल देंगे। और फूट डली रहेगी तो हम भारत पर क्या करते रहेंगे, शासन करते रहेंगे। जैसे कि आज भारत में गवर्नमेंट जो ऐसी सरकारें हैं वो भी ऐसा ही करती हैं, यानी हिंदू मुस्लिम में बांटे रहो और हम शासन करते रहेंगे। तुम मस्जिद मंदिर में लड़ते रहो, हम शासन करते रहेंगे। तुम हिंदू और तुम जाति पात करते रहो, हम शासन करते रहेंगे। और यहाँ की जनता भाई साहब, नेता अपने भारत के बहुत अच्छे हैं, वो ईमानदारी से कार्य करते हैं। यहाँ पर सबसे बेहतर नहीं है वो, यहाँ की जनता बेहतर नहीं है,
क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही नेता का चुनाव करते हैं जो मेरी जाति का हो, जो मेरे वर्ग का हो, जो मेरी पार्टी का हो, जो अब वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कई बार उसने जेल गया हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे डकैत हो, चाहे गुंडा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो मेरी जाति का होना चाहिए, मेरी पार्टी का होना चाहिए, ठीक है ना, मेरे वर्ग का होना चाहिए। ऐसे को हम चुनते हैं। अब मुझे पता ही नहीं है जाति पाति देख करके तुम जीजा चुनते हो या नेता चुनते हो, बताओ। चलो, नेता अपने ईमानदार काम करते हैं। सर वो कैसे करते हैं? यानी नेताओं को भ्रष्टाचार करना है वो करते हैं, नेता है आप लोगों को लड़ाना है अब वो लड़ा देते हैं। कभी देखा किसी भी नेता का लड़का कांवड़ यात्रा में जा रहा है? कभी देखा किसी नेता का बच्चा ये काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगों में साथ दे रहा है? कभी कोई नहीं करता माय डियर। करता कौन? आम जनता, हम लोगों में से कोई व्यक्ति होते हैं वो, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, हम आगे पढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया। आगे भी देखो बेटा, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसका जो मेन उद्देश्य था, ध्यान रख लेना, इसका मेन जो उद्देश्य था माय डियर, ध्यान रख लेना, वो बोला गया क्या कि हम 1892 का जो एक्ट आया माय डियर, एक्ट में सुधार करेंगे। ये किसने कहा? आप बोलेंगे सर ये कहा, और इसी को मार्ले मिंटो सुधार बोला गया। मार्ले मिंटो सुधार बोला गया, सुधार कहा गया। किसे कहा गया? यानी 1909 का जो भारत परिषद नियम आया, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो मार्ले थे माय डियर, ये राज्य सचिव थे। कौन थे? ये राज्य सचिव थे, और मिंटो जी थे, ये आपके वायसराय थे। कौन थे? वायसराय। सर भारत राज्य सचिव था, ये कहां पर बैठता था? ये सर लंदन में बैठता था, और वायसराय ये भारत में रहता था माय डियर। कहां पर रहता था? भारत में रहता था माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इन्हीं के दोनों के मेल जोल से ये एक्ट को तैयार किया गया माय डियर। जब ये एक्ट आया तो इसका परिणाम क्या था? तो इसमें हम भारतीयों की पर्पज से हम कह सकते हैं सर, इसमें सबसे बड़े काम किए गए थे। क्या क्या? इसका मेन उद्देश्य क्या था? अगर मेनली उद्देश्य पूछा जाए, रीजन पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं सर, हिंदू मुस्लिम लोगों में फूट डालना, लोगों में फूट डालना, फूट डालना। और दूसरा था गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में फूट डालना, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि फूट डालो और राज्य करो नीति का अनुसरण किया गया। राज्य करो नीति का यहां पर क्या किया गया? अनुसरण किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। यानी हम भारतीयों में फूट डाले रहेंगे, ये आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, और हम भारत पर क्या करते रहेंगे? शासन करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? शासन करते रहेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। देखो इसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया से इसमें क्या होता है, क्या क्या कार्य हुए? तो आप बोलेंगे सर परिषद, जो परिषद थी, ध्यान रख लेना, जो परिषद थी, और परिषदों में केंद्र की जो परिषद थी माय डियर, ध्यान रख लेना, वहां पर क्या हुआ? आप बोलेंगे सीटों की संख्या में इंक्रीज किया गया, ध्यान रख लेना। तो लिखेंगे परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। और अगर केंद्रीय परिषद की बात करते हैं, केंद्रीय अगर परिषद की बात करते हैं, तो परिषद में सदस्य अगर पूछे जाएं, और कैसे अतिरिक्त सदस्य बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रख लेना, तो इनकी संख्या 16 से 60 की गई। 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। बोला 60 सदस्य होंगे माय डियर। कितने सदस्य होंगे? आप बोलेंगे सर 60 सदस्य किए गए माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ध्यान रख लेना। कितने किए गए? 60 सदस्य किए गए, ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ अब समझ लो,
ध्यान ध्यान लेना, इतनी चीजें समझ में आ गई। यानी उसका मेन उद्देश्य, अंग्रेजों ने कहा था हम 1892 का जो परिषद अधिनियम आया था उसमें कुछ कमियां रहेंगी, उसमें हम सुधार करेंगे। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले कौन थे? भारत राज सचिव थे जो लंदन में रहते थे, लंदन से भारत में शासन को ऑपरेट करते थे और वायसराय भारत में रह करके शासन को यहां पर कंट्रोल करता था माय डियर। इसका मेनली जो उद्देश्य भारतीयों की पर्पस में क्या था कि हिंदू मुस्लिम लोगों में फूट डालना और गर्म दल और नरम दल में क्या कर देना, फूट डाल देना। अब समझो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। कर्जन ने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांट दिया था और ये रणनीति बना देती कि ये आपस में साथ ना रहें और साथ में रहेंगे तो ये फुल जोर करके हमारा क्या करेंगे, विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो हम यहां पर शासन चला नहीं पाएंगे। अगर इनमें दोनों में अगर ये विरोध रहेगा, एक की तरफ मुसलमानों की संख्या कैसी थी, कम थी, हम इनके साथ रहेंगे, अब इनका बाहुबल मेरे साथ हो जाएगा, इनकी संख्या मेरे साथ हो जाएगी, तो हमें उतनी ज्यादा शासन चलाने में टेंशन नहीं होगी। यार क्लियर। इधर क्या हुआ, जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल दो विचारधाराएं कांग्रेस की हो जाती हैं। तो अंग्रेजों ने कहा माय डियर इसका फायदा उठाया जाए, एक के साथ हम हो जाते हैं और दूसरे के साथ क्या हो जाए, कोई टेंशन। यानी जो नरमपंथी विचारधारा थी उसके साथ हो गए कौन, बेटा ब्रिटिश लोग शामिल हो गए नरमपंथी विचारधारा के साथ, गरम लोगों के विरोध में खड़े हो गए। ध्यान रख लेना, यानी आपस में क्या फूट डल गई माय डियर, ध्यान रख लेना। और भारत में क्या करने, राज करने। उसके बाद क्या हुआ, जो परिषद की संख्या थी, केंद्र के अंदर जो परिषद थी या राज्यों के अंदर जो परिषदें थी उनमें संख्या को इंक्रीज किया गया और जो केंद्र की परिषद थी वहां पर पहले, इससे पहले 1893 में संख्या 10 से 16 की गई थी, अब वहां से 16 से कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। कितने सदस्य होंगे, 60 सदस्य होंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे देखो यहां पर और क्या होता है, बहुत बढ़िया। देखो भाई आगे और क्या क्या कार्य हुए। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। यानी जो परिषद में जो भारतीय शामिल होंगे वो कैसे आएंगे, वाई इलेक्शन के द्वारा उस वहां पर शामिल होंगे, परिषद में शामिल होंगे। और इलेक्शन में वोट कौन, उस समय भारत के बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था। किसे, जो शिक्षा में बहुत अच्छे थे, ध्यान रख लेना। किसमें, जो शिक्षा में बहुत अच्छे थे माय डियर, ध्यान रख लेना। जो शिक्षा में बहुत अच्छे थे या संपत्ति जिनके पास थी माय डियर, या जो टैक्स अच्छा देते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिला था। ध्यान रख लेना। तो वोट डालने का अधिकार किसे मिला, पूछा जाए तो वोट डालने का जो अधिकार मिला माय डियर, अधिकार मिला माय डियर, किसे मिला, तो अब जिनके पास जो टैक्स यानी कर अधिक देता था, जो टैक्स देता था, या फिर जिसके पास संपत्ति थी, ध्यान रख लेना, या फिर जिसके पास शिक्षा थी, तो ये व्यक्ति ही क्या कर सकते। और ये टोटल पॉपुलेशन के मात्र 10% लोग थे माय डियर। कितने थे, तो पहली बार जब इलेक्शन से परिषद में सदस्यों को शामिल किया गया उस समय भारत में पहली बार इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन क्या हुआ, तो टोटल भारत की जनसंख्या के मात्र 10% लोगों ने क्या किया था, वोट किया था। क्या सारे लोगों ने वोट किया, आप बोलेंगे बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं किया, सारे लोगों ने वोट नहीं किया था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखो उसके बाद क्या हुआ, पहली बार, ध्यान रख लेना, पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का गठन हुआ। निर्वाचन प्रणाली का क्या हुआ, गठन हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या हुआ, पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का गठन हुआ। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके लिए, तो हम कह सकते हैं सर मुसलमानों को 2 वोट डालने का अधिकार, यानी अलग निर्वाचन का अधिकार मिला। मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिला, निर्वाचन का अधिकार मिला। यानी जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी अधिक थी वहां पर ओनली उस समय भारत में 2 प्रमुख पार्टियां थी, एक को कांग्रेस पार्टी और एक मुस्लिम लीग पार्टी। अब चुनाव होंगे तो ये इनके मेंबर वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहां पर मुस्लिम वोटर ज्यादा थे,
जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया था, तो वहां पर बोला गया कि मुसलमान 2 वोट करेंगे। क्या करेंगे? 2। एक उसे वोट देंगे जो मुस्लिम सदस्य होगा, जो मुस्लिम लीग का सदस्य होगा, और एक अपनी इच्छा से दे सकता है। अब बताओ, क्या हिंदुओं ने इसका विरोध नहीं किया होगा? क्या मुसलमानों का उस समय पक्ष नहीं लिया था? अंग्रेजों ने लिया, बिल्कुल। यानी ये अलग से निर्वाचन, यानी अलग से इनको वोट डालने की, क्या अलग से मत देने की उन्होंने क्या दे दी? अनुमति दे दी। मुसलमानों को लगा, अच्छा भाई साहब, तो हमारा प्रतिनिधित्व अगर कम रहेगा तो मामला गड़बड़ है। भड़का दिया करते थे ये, मुसलमानों को भड़का दिए, और मुसलमान उस समय भड़के में भी आ गए भाई साहब। ठीक है ना? इसका नतीजा क्या हुआ भाई साहब? आप समझ रहे हो, बंगाल का विभाजन हो गया था। ध्यान रख लेना। आगे क्या होता हमारे लिए, ध्यान रख लेना। और क्या हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं सर। बजट पर क्या हुआ, अब जो सदस्य पहुंचे कहां पर? परिषद में। तो वहां पर परिषद में क्या होता था? बजट पेश किया जाता है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पूछने का अधिकार मिला, ठीक है ना? पूरक प्रश्न पूछने का क्या मिला बेटा? अधिकार मिला माय डियर, ध्यान रख लेना। बजट पर, बजट की विवेचना, हम बजट की क्या कर सकते? बजट की विवेचना करने का अधिकार मिला। विवेचना करने का अधिकार मिला। यानी यहां पर भारतीयों को अधिकार मिलते जा रहे हैं लगातार। अधिकार मिला माय डियर। और क्या हुआ, अगर कोई मुद्दा लोकहित का है, ध्यान रख लेना, तो लोकहित के मुद्दे पर क्या हो सकता? वो बहस कर सकता है और प्रस्ताव कर सकता है, ठीक है ना? और लोकहित के मुद्दे पर बहस और बहस कर सकता है और प्रस्ताव ला सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी अगर कोई लोगों से जुड़ा हो, लोकहित का मुद्दा है, मामला है कोई, तो उस पर वो क्या कर सकता है? बहस भी कर सकता है और वो उसका प्रस्ताव भी ला सकता है केंद्रीय विधान परिषद के अंदर। ध्यान रख लेना भाई। इतनी चीजें समझ में आ गई? आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज और, 2 काम बहुत अच्छे हुए, ध्यान रख लेना। अब देखो, उस समय भारत में जो शासन चल रहा था माय डियर, तो भारत में जो शासन चल रहे थे वो एक थी बेटा वायसराय और उसकी परिषद। तो लिख लेना, तो वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय व्यक्ति शामिल किए गए। व्यक्ति शामिल एक हुआ माय डियर, यानी एक व्यक्ति को शामिल किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी वायसराय और उसकी जो परिषद थी, उस परिषद में क्या हुआ कि एक भारतीय को नियुक्त कर दिया गया। अब एक व्यक्ति वायसराय की परिषद, यानी कार्यकारी जो संस्था थी, सरकारी जो कार्यकारी संस्था थी, उसमें एक व्यक्ति शामिल हो गया। और पूछा जाए वो व्यक्ति कौन थे, तो आप बोलेंगे सर सत्येंद्र, ठीक है ना? कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। कौन थे बेटा? एसपी सिन्हा थे माय डियर, ध्यान रख लें। कौन थे? एसपी सिन्हा माय डियर। ये वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य थे, और ये सरकारी सदस्य थे माय डियर। कैसे थे? सरकारी सदस्य थे माय डियर, ध्यान रख लेना। अच्छा, दूसरी चीज, एक राज्य सचिव की परिषद थी माय डियर। राज्य सचिव की परिषद, और यह परिषद कहां पर थी? तो आप बोलेंगे सर भारत में एक लंदन से ऑपरेट किया जाता था, और राज्य सचिव कहां बैठता था? लंदन में। और राज्य सचिव की परिषद में राज्य सचिव और एक राज्य सचिव, एक कैबिनेट मंत्री वहां का, लंदन का क्या था? ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री एक हुआ करता था हमारी, और उसकी परिषद थी। परिषद में 15 मेंबर थे। तो अब उस राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीय और शामिल कर लिए गए। कितने भारतीय शामिल किए गए सर? 2 भारतीयों को शामिल किया गया। यानी राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए, भारतीय शामिल हो गए माय डियर।
कितने भारतीय? आप बोलेंगे 2 व्यक्ति शामिल हो गए, एक केसी गुप्ता, केसी गुप्ता माय डियर, ठीक है ना, और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है ना। यानी अब भारतीयों का अधिकार, कानून बनाने की जो प्रोसेस है, भारतीय लगातार उसमें इंक्रीज हो रहे, भारतीयों को आगे बढ़ाया जा रहा था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, सारी चीजें हमें समझ में आ गई। क्या हुआ 1919 की अगर हम बात करते हैं, वो सॉरी 1909 की बात करते हैं, तो इसमें पहले क्या हुआ, परिषद में संख्या बढ़ाई गई, 16 से 60 की गई माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या हुआ, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी वोट डालने का अधिकार उन्हीं को मिला जो टैक्स अधिक देते थे, या जिनके पास संपत्ति थी, या जो एजुकेटेड पर्सन थे। यानी ये टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों ने पहली बार भारत में क्या डाला था, वोट डाला था, ध्यान रख लेना। और पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी मुसलमानों को अलग से वोट डालने का क्या मिला, अधिकार मिला माय डियर। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बजट की हम विवेचना भी कर सकते थे, विवेचना करने का अधिकार मिला। अगर लोक हित से जुड़ा हुआ कोई मामला है, मुद्दा है, तो उस पर हम बहस कर सकते हैं, और बहस के बाद उस पर उसका प्रस्ताव भी ला सकते हैं। और वायसराय की परिषद में एसपी सिन्हा और राज्य परिषद की जो परिषद थी उसमें 2 भारतीय, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया माय डियर। क्या आपको समझ में आया? आप कहेंगे बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें समझ में आ गई। आगे देखो, उसके बाद अगली हेडिंग डालो बेटा 1919। बहुत बढ़िया है बेटा, लास्ट आपका बचा हुआ है, आज इसके बारे में और बताते हैं। 1919 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम, एकदम बहुत बढ़िया, समझ लो भाई, लास्ट आपका बचा हुआ है, ध्यान रख लेना भाई। देखो भाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, लिख लिया होगा। चलो भाई, अगर हम बात करते हैं 1919 भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या कहा गया माय डियर, इसमें कहा गया भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, का गठन होगा। उत्तरदायी सरकार का मतलब यानी अगर जनता क्वेश्चन करेगी तो उसका आंसर दिया जाएगा, ध्यान रख लेना। यानी कोई भी मुद्दा होगा उस पर सरकार क्या करेगी, सरकार से आप बाध्य होगी, जनता क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है ना। यानी उत्तरदायी यानी उत्तर देगी कौन, गवर्नमेंट देगी, ध्यान रख लेना। तो उत्तरदायी सरकार का गठन होगा माय डियर। और इसे लागू कब किया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इसे लागू किया गया था 1921 में। कब? 1921 में। और इसे बोलते हैं हम क्या, आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हम इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था? तो आप बोलेंगे सर ये राज्य सचिव था। कौन था? ये राज्य सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? ये वायसराय था। कौन था? वायसराय। तो इन्हीं की देख रेख में ये एक्ट भारत में आया था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। इन्हीं की देख रेख में क्या आया था, ये एक्ट आया था माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। बहुत बढ़िया, क्या समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख लेना। देखो अब क्या हुआ इस समय, बहुत अच्छी चीजें समझ लो। देखो भाई, पहला पॉइंट क्या हुआ, केंद्र में द्वैव शासन, सॉरी केंद्र की जो केंद्रीय परिषद थी, ध्यान रख लेना, उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। बहुत बढ़िया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी केंद्र में जो केंद्रीय विधान परिषद थी माय डियर, ध्यान रख लेना, केंद्रीय जो विधान परिषद थी, ध्यान रख लेना, केंद्रीय जो विधान परिषद है माय डियर, ध्यान रख लेना, विधान जो परिषद है माय डियर, ध्यान रख लेना, उसके कितने सदन कर दिए गए? आप बोलेंगे सर उसके 2 सदन कर दिए गए।
कितने सदन हो जाते हैं? 2 सदन हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा, ध्यान रख लेना। एक होगी बेटा राज्य परिषद, एक होगी राज्य परिषद और एक होगी बेटा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा यानी कितने सदन हो गए? आप बोलेंगे सर 2 सदन यहां पर कर दिए गए। यहां पर बेटा सदस्यों की संख्या 60 थी और यहां पर 145 सदस्य नियुक्त किए गए, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो यानी केंद्रीय राज्य जो परिषद है उसमें कितने सदस्य? 60 सदस्य। इससे पहले आपने देखे थे 60 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। लेकिन केंद्रीय विधानसभा में कुल कितने सदस्य आते हैं? आप बोलेंगे सर 145 सदस्य आए और 145 सदस्यों में से 104 सदस्यों का निर्वाचन के द्वारा और बचे हुए जो 41 सदस्य थे वो मनोनीत किए गए थे माडियर, ध्यान रख लेना। क्या किए गए थे? मनोनीत किए जाते हैं माडियर, ध्यान रख लेना भाई। यानी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती माडियर, ध्यान रख लेना भाई, पहला पॉइंट। अगला, प्रांतों में लिख लेना, प्रांतों में द्वैव शासन शुरू हुआ। द्वैव शासन शुरू हुआ माय डियर। तो पूछा जाए प्रांतों में द्वैव शासन कब से कब तक चला था? आप बोलेंगे सर ये चला था 1919 से लेकर के, और कब तक चला था? आप बोलेंगे 1935 तक चला था माय डियर, ध्यान रख लेना। कब तक चला था? 1919 से लेकर के प्रांतों में दोहरा शासन चल गया था। अभी दोहरा शासन क्या होता अभी बताने वाले हैं, ध्यान रख लेना। और उसके बाद 1935 की अगर बात करते हैं तो केंद्र में दोहरा शासन शुरू होता है। केंद्र में दोहरा शासन या द्वैव शासन शुरू होता है। द्वैव शासन को शुरू किया गया था माय डियर, शासन को क्या किया गया था? शुरू किया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। और यह भी आपका एक अच्छा सा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं 1935 में केंद्र में द्वैव शासन, यानी सबसे पहले प्रांतों में द्वैव शासन की शुरुआत होती है 1919 में। कब तक? 1935 तक। और 1935 में केंद्र में द्वैव शासन की शुरुआत हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रांतों में द्वैव शासन, ध्यान रख लेना। किसकी बात करते हैं सर? प्रांतों में द्वैव शासन। किसकी बात करते हैं? प्रांतों में द्वैव शासन की बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। किसकी बात करते हैं? प्रांत में द्वैव शासन। अब देखो यहां पर जो विषय थे क्या थे बेटा? प्रांतों में प्रांतीय विषय थे, यानी जो विषय थे उन विषयों पर 2 लोग कानून बनाएंगे। कितने लोग? 2 लोग कानून बनाएंगे। और उन विषयों को 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरे विषय थे बेटा जिनको बोलते थे हस्तांतरित विषय, ध्यान रख लेना। यानी यहां पर जो प्रांतों के अंदर जो विषय हैं उनको 2 प्रकार से बांटा गया, एक आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, ठीक है ना, और दूसरे आपके थे हस्तांतरित विषय। अब समझो आरक्षित विषय कौन थे माय डियर? अगर पूछा जाए आरक्षित विषय में किसे शामिल किया गया था, तो आरक्षित विषय में वित्त, न्याय, राजस्व और पुलिस को शामिल किया गया था। यानी किसे शामिल किया गया? पुलिस को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? वित्त को शामिल किया गया। किसको शामिल किया? न्याय को, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इन सबको शामिल किया गया, ध्यान रख लेना। इन सबको शामिल किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। किससे? इन सबको शामिल किया गया। और इनमें बेटा कानून बनाएगा, कानून बनाएगा, इन विषय पर कानून बनाएगा। कौन बनाएगा? तो इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सर वायसराय, वायसराय और प्लस उसकी परिषद। कौन बनाएगा? तो इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सर वायसराय और उसकी परिषद को दिएगा। और ये उत्तरदायी नहीं होगी, ये उत्तरदायी नहीं है, और ये उत्तरदायी नहीं होगी माय डियर, ध्यान रख लेना। अब राज्यों के विषय पर भी 2 कैटेगरी में बांट दिए, यानी 2 लोग मिलकर के क्या बना रहे हैं? कानून बना रहे हैं। एक आरक्षित विषय, कुछ ऐसे विषय जो टॉप के अच्छे जो विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आप बोलेंगे सर वो है वायसराय और उसकी जो कार्यकारिणी जो परिषद है उसको है माय डियर, ठीक है ना। और वो उत्तरदायी नहीं है, कैसा भी कानून करे वो उसमें उसको किसी को उत्तरदायी नहीं है, किसी को उत्तर देने की नहीं कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया, ऐसा ये चीजें क्यों लाई गई, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है।
लेकिन ध्यान रख लेना कुछ विषय थे हस्तांतरित विषय माय डियर। जैसे कौन कौन से थे माय डियर? तो आप बोलेंगे सर शिक्षा स्वास्थ्य, जैसे आपका शिक्षा स्वास्थ्य बेबुनियादी ये थे माय डियर, या स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, ठीक है ना सर। अब इन पर कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएगा। अब वो कौन बनाएगा? तो आप बोलेंगे सर इनको कानून बनाने का जो अधिकार था, इन पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो वायसराय और जो भारतीय व्यक्ति थे वो भारतीय मंत्री थे। तो इसमें कौन बनाएगा सर? वायसराय और प्लस भारतीय मंत्री, भारतीय मंत्री इन विषय पर क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। पहली फिर समझो, प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन यानी दोहरा शासन। दोहरा शासन मतलब होता है जब नियम कानून दो लोग बनाए। कौन बनाए? दो लोग। दोहरा शासन मतलब जहां पर नियम कानून दो लोग बनाए जाए, जहां पर नियम कानून दो प्रक्रियाओं से बनते हो, दो लोग अलग अलग उसे नियम कानून बनाए। सर जहां पर कुछ विषय पर कानून, जैसे पुलिस पर, जैसे वित्त पर या न्याय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? वायसराय और उसकी जो कार्यकारी जो परिषद थी, जो सरकारी सदस्य थे उनको था माय डियर। और राज्यों के अंदर कुछ हस्तांतरित विषय थे, इनको बांटा गया था, जैसे आपका शिक्षा स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय। इन पर कानून कौन बनाएगा? तो वायसराय और भारतीय मंत्रियों को शामिल किया गया था। अब देखो यहां पर बोला गया था क्या कि हम इसको ला रहे उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए। तो यहां पर क्या बोल दिया गया? हम उत्तरदायी होंगे, यानी ये क्या होंगे? उत्तरदायी। हम उत्तरदायी सरकार का, यानी जनता अगर इनसे प्रश्न पूछेगी, जनता इससे कुछ पूछेगी तो ये उत्तर देने के लिए बाध्य होंगे, इनको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन जो मेन विषय है उन पर कानून बनेगा वो उत्तरदायी नहीं होंगे। अंग्रेज हमको एकदम अल्लू बना रहे थे, एकदम अल्लू बना रहे थे भाई साहब, ध्यान रख लेना भाई। क्या बना रहे थे? एकदम अल्लू बना रहे थे, ध्यान रख लेना। आगे क्या हुआ? और क्या हुआ? सांप्रदायिक, ध्यान रख लेना। अगला क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है ना, प्रणाली का विस्तार हुआ, विस्तार हुआ। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हो गया? विस्तार, यहां पर और बढ़ा दिया गया। अब बेटा ध्यान रख लेना, अब बेटा जो सिख लोग हैं, कौन है? सिख। ये अपना अलग मत डाल सकते हैं, इनको अलग से वोट डालने का अधिकार मिला। जो ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग हैं, इनको अलग से वोट डालने का अधिकार मिला गया, ध्यान रख लेना। या फिर जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन है माय डियर, ध्यान रख लेना, तो इनको भी अलग से वोट डालने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया माय डियर। यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उदय हुआ था 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में, अब उसको और विस्तृत कर दिया गया। यानी पहले मुसलमानों को अलग से वोट डालने का अधिकार मिला, अब यहां पर सिख को, ईसाई और एंग्लो को भी शामिल कर दिया, यूरोपियंस को भी शामिल कर दिया गया था माय डियर। समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या हुआ? पहली बार, ध्यान रख लेना, अगला क्या होता है? पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, डालने का क्या मिला बेटा? अधिकार। यानी भारत के अंदर पहली बार वुमेन्स क्या डाल देंगी बेटा? वोट डालेंगी, ध्यान रख लेना। पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। और क्या? जो भारत, लिख लेना, भारत राज्य जो सचिव की परिषद, परिषद में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर 8 की गई। क्या की गई? 8। अब देखो
भारत राज्य सचिव ये कहां पर, लंदन में, और उसकी परिषद कहां पर, लंदन में। उस समय उसमें कितने, 15 मेंबर, और 15 मेंबर को भी वेतन कहां से मिलता था, भारत की संचित निधि से, भारत के राजस्व से मिलता था। अब यहां पर भारतीयों ने विरोध किया, बोला यार तुम बैठे हो कहां पर, लंदन में, शासन के ऊपर चला रहे हम पर, काम किसका कर रहे, अपना, वेतन किसका ले रहे, हमसे। तो अब बताओ ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा न्याय है। उन्होंने कहा यार भारतीय लोग तो विरोध कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। बिल्कुल, जब विरोध कर रहे, बोला अब यार इनको वेतन कहां से मिलेगा, भारत की संचित निधि से अब नहीं मिलेगा, अब कहां से, ब्रिटेन से ही मिलेगा। बोला यार अब ज्यादा बोझ जा रहा, 15 लोग, बोला यहां पर संख्या कर 8 कर दो भाई। जब अपने पास वेतन देने के लिए बोझ आया तो उन्होंने सदस्यों की संख्या क्या कर दी, कम कर दी, माय डियर, ध्यान रख लेना। और अब यहां पर क्या होता है, अब इनको वेतन ब्रिटेन से मिलेगा, ब्रिटेन से मिलेगा माय डियर। कहां से मिलेगा, अब इनको वेतन कहां से मिलेगा, ब्रिटेन से मिलेगा। पहले कहां से मिलता था, भारत की संचित निधि से मिलता था माय डियर, ध्यान रख लेना। कहां से मिलता था, भारत की संचित निधि से मिलता था माय डियर, ध्यान रख लेना। एक लास्ट पॉइंट और आपका बचा हुआ है, केंद्रीय, और इसी समय क्या हुआ था, केंद्रीय लोक सेवा, ठीक है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान आया, आयोग के गठन का प्रावधान आया, यानी यहां पर कहा गया केंद्र के लिए एक क्या होगा, एक कमीशन, सेंट्रल यूनियन सर्विस सिलेक्शन, ध्यान रख लेना। यहां पर क्या होगा, आयोग गठित किया जाएगा, प्रावधान लाया, लेकिन क्या गठन हुआ, बोले नहीं। बोला पूछा रहे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन गठन कब हुआ, तो बोलेंगे 1926 में हुआ। देखो भाई, अब इसके बाद क्या होता है, 1924 में ली आयोग का गठन हुआ, ली आयोग का क्या बेटा, गठन हुआ, ध्यान रख लेना। और इसकी रिपोर्ट, यानी ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, बेटा क्या होता है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ माय डियर, आयोग का गठन हुआ बेटा, समझ में आ गया। तो प्रावधान पहले लाया गया था, लेकिन गठन कब हुआ, 1926 में हुआ जाकर के। किसकी रिपोर्ट के आधार पर, ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। ली आयोग का गठन कब हुआ, 1924 में हुआ। कब हुआ बेटा, 1924 में हुआ, ध्यान रख लेना भाई, कब हुआ, 1924 में हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये सारी बातें किसमें कही गई, अब बोलेंगे 1919 का जो पार्लियामेंटो सुधार आया, यानी भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें ये सारी बातें थी माय डियर, जो काम की हैं आपके पॉलिटी के पर्पज से। वैसे तो और भी चीजें थी जिनका कोई उद्देश्य यहां पर नहीं है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, अब इसमें एक चीज और बोली गई, क्या बोला, इसके 10 वर्ष बाद, ध्यान रख लेना, 10 वर्ष बाद या 10 वर्षों बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इसके 10 यानी 1919 में जो सुधार, यानी जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, अब इसके तहत भारत में क्या होंगे, काम होंगे। और इसके 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो 10 वर्ष में जो हुए कार्य हैं उसकी क्या करेगा, समीक्षा करेगा, जांच करेगा माय डियर। क्या करेगा, जांच करेगा माय डियर, क्या करेगा, जांच करेगा। यानी क्या करेगा, 10 वर्षों बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो 1919 के एक्ट की क्या करेगा, जांच करेगा। किस लिए, जांच करेगा। और ठीक 10 बाद यानी 1927 में बेटा
साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का क्या बेटा है, बेटा गठन हुआ था, माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये साइमन कमीशन भारत में आया था और भारत में इसका क्या किया गया था, विरोध किया गया। और साइमन कमीशन गो बैक के 1928 में भारत में आया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और लाला जी को भाई साहब क्या कर लिया था, इन्होंने बहुत दुर्गति से लाठियों से मारा। अंततः लाला जी की मृत्यु हो जाती है। बड़ा दुख का विषय था हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो गई। आज की क्लास कैसी रही एक बार कमेंट में सारे लोग बता दो भाई। बहुत बढ़िया सर, राधे राधे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास थोड़ा सर ज्यादा बड़ी हो गई। अरे बड़ी कुछ ना हो गई, चार चार इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपको पढ़ाए ना, जिंदगी सुधर जाएगी अगर बेहतर पढ़ लिया तुमने। ध्यान रख लेना, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई ना इधर चक्कर में भटक मत जाना किसी दूसरी जगह। लोग तो ऐसे हैं जो लिख लेते हैं यूपी पुलिस सिलेक्टेड। सिलेक्टेड किसे बोला जाएगा, सिलेक्टेड उसको बोला जाएगा जो फाइनल तरीके से सिलेक्ट होगा, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसे सिलेक्टेड बोला जाएगा। ना कि कोई जैसे मान लेते हैं एसएससी का पेपर दिया, एसएससी में प्रीलिम्स निकाल लिया, अब मैं बोल लूं मैं एसएससी का एकदम सीजीएल का सिलेक्टेड व्यक्ति हूं। अरे भाई साहब कैसे सिलेक्टेड हो सकते हो, जब तक उसकी और भी प्रक्रियाएं हैं, और प्रक्रियाओं में जब भाग लोगे और उसमें जब पास हो गए, फाइनल लिस्ट आएगी उसमें पास हो गए, ज्वाइनिंग लेटर तब आएगा, तब आप सिलेक्टेड व्यक्ति कहलाएंगे। इटावा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी लिख लेते हैं यूपी पुलिस में सिलेक्टेड। भाई ऐसे धोखेबाजों से बच्चों को सावधान रहना है, बच करके रहना है, बातों में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है, ना तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। पैसा तो एक बार चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन समय आज का निकल गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। बहुत सारे बहरूपिया इटावा में टीचर हैं बेटा, ध्यान रख लेना, बहुत सारे बहरूपिया टीचर हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है, ध्यान रख लेना। वो क्या करेंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुमको फंसना नहीं है। क्या समझ में आया, यानी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुमको फंसना नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही याद रखे, बेस्ट टीम बेस्ट कंटेंट, सिर्फ एसके कैंपस विपिन राज सर के साथ जुड़ोगे या उनकी टीम के साथ जुड़ोगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। यहां पर आपको मेहनत के साथ सिलेक्टेड किया जाता है, सिलेक्शन के लिए बच्चों के साथ मेहनत की जाती है। ध्यान रख लेना, अलग अलग सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट टीचर है आपके यहां पर। कहीं ऐसे मत चला जाना जो एक टीचर अपने आप में बोले कि मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा, एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाए, समझ लेना वो फॉर्मेलिटी निभाएगा। वो नहीं दे सकता है जो एक सब्जेक्ट वाला टीचर देगा। वो ना बहकावे में आ जाओ, समझ लेना वही गलत हो जाएगा आपके साथ, और हम हैं गलत होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना, उम्मीद है आपकी, और उस उम्मीद को कायम रखना है तो आपको भी थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। ऐसे टीचर का चुनाव करना पड़ेगा जो अपने आप में सब्जेक्ट हो, ऐसी कोचिंग का चुनाव करना पड़ेगा जो एक सब्जेक्ट एक टीचर अच्छा बेस्ट टीचर हो, ठीक है ना। और आज की क्लास को हम यहीं पर रोक रहे हैं बेटा, आगे हमारी फिर आपकी मुलाकात होगी, ठीक है ना। और तुम्हें पता है कि लास्ट में आपका जो आज पढ़ा है ना, उसको माइंड फ्रेश करने के लिए तरोताजा शायरी सुना के जाते हैं। सुना दी जाए कि दुनिया में, सुन लेना बेटा, कि दुनिया में हर शौक पाला नहीं जाता, कांच का खिलौना हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से सारे काम हो जाते हैं आसान, और हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। अगर भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत पर यकीन रखता है, मेहनत पर भरोसा रखता है। तो आप मेहनत करो, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहो, हारोगे नहीं, कोशिश करोगे हारोगे नहीं, ठीक है ना। और आज की क्लास को बस, और बताओ आपका कोई डाउट हो, मैं आपके डाउट भी ले लूं भाई, आपका डाउट भी ले लूं भाई, बहुत बढ़िया से, बहुत दिनों बाद।
बताओ भाई, कोई डाउट हो आपका? बेटा पढ़ लिया करो, ये लाल पीली हरी दुनिया के चक्कर में मत रहो। जो लाल पीली हरी दुनिया का चक्कर में है भाई साहब, कुछ समय बाद वो या तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है या तो कहीं बाहर नौकरी करता है। समझ में आया ना? सिर्फ अपने पास भरोसा रखो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस आप में है, आप सफलता मिलेगी, ये श्योर है, ये गारंटी है माय डियर, ध्यान रख लेना, गारंटी है। आप ऐसी जगह पढ़ रहे हो ना जो बेस्ट टीम जहां पर है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? और आपने एक वो शायरी सुनी होगी कि देकर गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब का फूल कह गया टोकरी वाला, आप करते रह जाओगे मोहब्बत, उसे ले जाएगा कोई नौकरी वाला। ठीक है भाई, बाय बाय, लव यू।